Presentation. Am I on air? Okay. Welcome back to all participants. We will just go back a bit and look at a few orders of the CWC, जिसमें कि दो कैटेगरीज हैं जो बहुत अहम हैं और उसमें अक्सर जो है छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं. एक है अबैंडन्ड चिल्ड्रन और ऑर्फन चिल्ड्रन को लीगली फ्री करना. तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, हम ये एक बार वील गो थ्रू दिस कि जब भी कोई ऑर्फन या अबैंडन्ड बच्चा CWC के सामने आता है तो 24 आवर्स के अंदर तो वो टाइम सेम है सारे बच्चों के लिए. द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी विल इशू एन ऑर्डर इन फॉर्म 18 फॉर अ शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट, जो कि एक इंटरिम इंतजाम होगा, क्योंकि उस बच्चे को जो है हमें ट्रेस आउट करने पड़ेगा कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस हैं कि नहीं. तो सबसे पहले DCPU को ये निर्देश दिया जाएगा कि बच्चे के पर्टिकुलर्स जो हैं वो एक नेशनल न्यूज़पेपर में जिसका वाइड सर्कुलेशन हो within 3 working days, within 72 hours from the time of receiving the child. उनको जो है ये लिखित ऑर्डर आपको देना है कि वो पब्लिश करेंगे और साथ ही जो डेजिग्नेटेड पोर्टल है MWCD का ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड, उसमें वो अपलोड किया जाएगा बच्चे के डिटेल्स, ताकि अगर कोई सूचना मिले तो जो है वो बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन मिल जाए. अब जब अगर बच्चे के कोई ट्रेस नहीं होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो CWC को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड. 30 दिन का समय इंतजार करेंगे कि कोई उसके निकल आते हैं कि नहीं. उसके बाद 30 दिन के बाद अगर बच्चा 6 साल से छोटा है तो जो इंटरिम केयर के लिए हमने शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट किया वो हम सा में डालेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनके लिए प्रायोरिटी होती है कि वो अडॉप्शन के प्रोसेस में जल्दी से जल्दी आए, बिकॉज दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कीपिंग इन माइंड द फैमिली, द राइट टू फैमिली. तो वो जरूरी है. इसके साथ जब हमने CWC के सामने बच्चे को प्रोड्यूस किया, साथ ही जो केस वर्कर हैं उनको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होता है और पुलिस जो है फिर एक नॉन ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट देगी विदिन 2 months फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 years एंड विदिन 4 months फॉर चिल्ड्रन बिलो 4 years. यहाँ पे ये जरूरी बात है कि कई दफा वो रिपोर्ट लेट हो जाती है, तो जो लीगली फ्री हमें करना है बच्चों को वो भी प्रोसेस लेट हो जाता है. तो ये जो है अडॉप्शन रेगुलेशंस में नंबर 6 सब सेक्शन 11 में लिखा है कि अगर पुलिस नहीं देती है नॉन ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट फॉर द टाइम पीरियड 2 months फॉर बिलो 2 years चाइल्ड, 4 months फॉर बिलो 4 years चाइल्ड, it will be deemed to have been given. We don't have to wait for it and the child will be declared legally free for adoption. दूसरी कैटेगरी जो है वो अच्छा, इसमें एक और नोट है नीचे कि अगर बच्चा किसी और स्टेट का है तो फिर उसी, अगर हमें जैसे बच्चे की उम्र है, वो कोई और भाषा बोल रहा है, आपको पता लग रहा है कि कहीं और का है, तो फिर उन जगहों पर जो है पब्लिकेशन होना चाहिए जो उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के नज़दीक हैं. और ये जो फैसिलिटेशन है वो डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा, तो जो आपकी सारा है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी वो करेंगी. और जहां डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नहीं कर पाती है वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो ये सारे प्रक्रिया जो है प्रकाशन की अखबारों में वो करेंगे उसको. दूसरी कैटेगरी जो आती है वो सरेंडर, जो परित्यक्त बच्चे हैं जिनका परित्याग हो जाता है,
जेजे एक्ट ये अलाउ करता है कि कोई भी जो माता पिता हैं या गार्डियन हैं, वो किसी भी कारण के, कोई उनके सोशल फैक्टर्स हैं, इमोशनल हैं, फिजिकल हैं, जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं, वो अपने बच्चे का परित्याग करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बच्चे को कमेटी के सामने ला सकते हैं। ऐसे जो माता पिता आते हैं, कई दफा उनको जो है काउंसलिंग से समझाया जाए, उनको स्पॉन्सरशिप जैसे सपोर्ट दिए जाएं, तो उनको जो उनके मन में बोझ होता है वो कम हो जाता है और वो बच्चे को रखने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो प्रिस्क्राइब प्रोसेस है उसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जब सीडब्ल्यूसी सेटिस्फाइड है कि काउंसलिंग और जो है इंक्वायरी करनी थी वो ठीक हो गई है, तो सरेंडर डीड एग्जीक्यूट करी जाएगी विद द पेरेंट और गार्डियन एज द केस में। पेरेंट्स जो परित्याग बच्चे का कर रहे हैं उनको 60 डेज का समय दिया जाता है टू रिकंसिडर, एंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड जो 60 डेज का है, सीडब्ल्यूसी डिसाइड कर सकती है कि बच्चे को या तो वो होम में रखें या वो पेरेंट्स के पास ही रखें। कई दफा वो 60 डेज का पीरियड बच्चे से उनको लगाव हो जाता है और वो बच्चा जो है उसकी फैमिली टूटती नहीं। 60 डेज का पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो फिर बच्चा जो है वो उसके बाद वो रिकंसिडर नहीं कर सकते। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि फिर वो बच्चा अडॉप्शन की प्रक्रिया में चला जाएगा और फिर वो उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। केयरिंग्स में उस बच्चे को जो है अपलोड कर दिया जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज फॉर रिसीविंग द चाइल्ड। सरेंडर को डिस्करेज करना भी जो है सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी है, बिकॉज हमें फैमिली को टूटने से बचाना है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बच्चा पालन पोषण पाए वो बेस्ट स्थिति मानी गई है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में। तो इसलिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो अभिभावक या माता पिता अपने बच्चे को रखें, और इसके लिए काउंसलिंग और ऊंचे दर्जे की चाहिए तो आप अपने जो सारा है उनको संपर्क कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, और फिर भी वो नहीं माने तो फिर सरेंडर की प्रोसेस आगे चलेगी। सरेंडर के केस में ध्यान रखने की बात है कि कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट गलती से भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है इन केस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स pertaining to biological parents and in all circumstances unless वो खुद कहें कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर हमारा नाम कहीं आ जाए। कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए जो लीगली फ्री का ऑर्डर साइन करते हैं, ये जरूरी है। और अडॉप्शन रेगुलेशंस में जो शेड्यूल है उसमें जो है वो सरेंडर डीड बनेगी और इन कैमरा होगा। जो सरेंडर का प्रोसेस है वो इन कैमरा होगा। सरेंडर इज अलाउड बाय बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू स्टेप पेरेंट ऑल्सो। वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं और इसमें ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम चैलेंजेस की जो बात कर रहे थे, फॉस्टर केयर के जो चैलेंज है वो एक बहुत उभरता हुआ सा एक चित्र है। इट्स अ वेरी नेसेंट एरिया मोस्टली एवरीवेयर। राजस्थान में काफी प्रैक्टिस हुआ है, हिमाचल में भी काफी प्रैक्टिस हुआ है, लेकिन हिमाचल में किनशिप फॉस्टर केयर का ज्यादा चलन है और ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए इस आइडिया का कि हम फॉस्टर पेरेंट बन सकते हैं, और सपोर्ट ग्रुप्स चाहिए कि जो फॉस्टर पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं उनके लिए गाइडेंस और हेल्प जो है ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स उनके साथ वो शेयर कर सकें। और फॉस्टर चिल्ड्रन में भी जो आमतौर पे दिक्कतें होती हैं, ऐसा हमें ग्रुप फॉस्टर केयर के ऑप्शंस जो हैं जैसे एसओएस विलेज है वो जो है काफी अच्छा और एक सकारात्मक नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीका है, उपाय है, जो कि इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वो बच्चों को एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी देगा और साथ ही जो है एक
पीयर ग्रुप भी कई सारे फैमिली साथ में यूनिट्स रहते हैं, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी ज्यादा वो बढ़ा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है, कहने का मतलब है कि जब सीडब्ल्यूसी अपने ऑर्डर्स करती है तो एक डिफॉल्ट बन जाता है कि इंस्टीट्यूशनल केयर में ही भेजना होता है, जबकि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पास कई ऑप्शन होने चाहिए कि हम नॉन इंस्टीट्यूशन में पहले जाएं, ताकि बच्चे को जो है परिवार अगर नहीं है तो परिवार जैसा माहौल मिले। आफ्टर केयर की बात है, जहाँ पे अलग अलग होम होने चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के, और जो सरेंडर का प्रोसेस है, जो अबैंडन का प्रोसेस है, लीगली फ्री करने का प्रोसेस है, कई दफा पेरेंट्स को जो है लीगल एड की जरूरत होती है। तो दिल्ली में बहुत अच्छा सिस्टम हमने देखा था कि हर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास एक फुल टाइम लॉयर जो है, वो जो उनकी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उनसे वो रहते हैं और उनको बिल्कुल तत्परता से जो है एक लीगल इंफॉर्मेशन भी, गाइडेंस भी हर केस में फौरन मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चाइल्ड लेबर के जो केसेस आते हैं उसमें काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि चाइल्ड लेबर के केस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आते ही नहीं है, और वो लेबर डिपार्टमेंट ही उनसे डील करता है, और वो सीधा जो है उनका चालान होता है और जो भी निपटारा होता है वो कोर्ट में जाके हो जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो बच्चा जो सीएनसीपी कैटेगरी है उनके डेटा में वो आता ही नहीं। इसके लिए आप कई सीडब्ल्यूसी जो है वो कई कमिटीज के मेंबर होते हैं, तो उनको हमें एक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंडर द चाइल्ड लेबर एडोलेसेंट एंड चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, उसमें एक जिले में टास्क फोर्स बनती है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके मेंबर होते हैं, आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर या चेयरपर्सन उसके मेंबर होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए, और जो चाइल्ड लेबर के केसेस आते हैं उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी जो है प्रोड्यूस कराइए, ताकि बच्चे की जो भी मदद हो सकती है वो हो सके। तो जब एफआईआर होनी जरूरी होती है, तो कई दफा एफआईआर नहीं होती कि बच्चे की उम्र जो है एम्प्लॉयर्स छुपा देते हैं, बताते नहीं, तो वो प्रोसेस भी अगर वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आएगा तो वो बेटर तरीके से होगा, और उसकी एसआईआर होगी और पूरा उस बच्चे के सर्कमस्टांसेस का जो है पता लगेगा कि किस तरह से उसके साथ क्या हुआ। अगर एज प्रूफ अवेलेबल है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डायरेक्ट कर सकती है कि एफआईआर जो है अंडर सेक्शन 79 जेजे एक्ट के लगाया जाए। और डोमेस्टिक लेबर अगर मिलता है तो डोमेस्टिक लेबर के बारे में हम सबको पता है कि जो शेड्यूल है चाइल्ड लेबर एक्ट में, पार्ट ए में, उसमें 14 और 15 जो नंबर है उसमें हैजर्डस ऑक्यूपेशंस में डोमेस्टिक लेबर, ढाबे में जो छोटू काम करते हैं, वो उसमें इंक्लूडेड हैं, विच मैनी पीपल डोंट नो। दे थिंक कि जैसे कई बार ट्रेनिंग्स में एक चाइल्ड लेबर के वर्कशॉप में बड़े संपन्न लोग जो आए हुए थे लोकल ट्रेडर एसोसिएशन से, वो कहने लगे कि जी हम तो भला करते हैं बच्चों का, क्योंकि डोमेस्टिक काम तो कोई काम ही नहीं होता, थोड़ा बहुत काम होता है, बट द लॉ सेज दैट इट इज not a good occupation for a child and it is included in the schedule, तो hazardous है तो उसमें FIR बनती है। जो हम उसकी बात कर रहे हैं, साथ में हम रिहैबिलिटेशन की भी बात करते हैं। रिहैबिलिटेशन जो है वो कोर एम है for both CCL children and for CNCP, and it is undisputedly the goal for every child who comes into the juvenile system from the outset. Because what do we want? We want the children and young people who are in these difficult circumstances to achieve their potential. कि उनका क्षमता विकास हो, उनको सारे अवसर मिले शिक्षा के, वो जो है अपने कौशल को बढ़ा पाए, वो अपने चरित्र का निर्माण कर सकें, और वो न्याय संगत और एक लोकतांत्रिक जो है पर्सनालिटी के साथ सेल्फ रिलायंट होके सीसीआई से बाहर निकले। तो रिहैबिलिटेशन की नजर से अगर हम देखें तो चाइल्ड लेबर एक बहुत चैलेंजिंग कैटेगरी है,
और जो केस होता है उसमें, इसका भी मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगी, क्योंकि दिल्ली में जो है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज कई डेकेड से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका एक मार्गदर्शक सा जो है एग्जाम्पल होता है सबके सामने। तो और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि जो बैक वेजेस हैं जब बच्चा मिलता है तो उसको आपने जरूर मेंशन करना है और एम्प्लॉयर से लेना है, और वो फिर जो है बच्चे के एक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें वो डाला जाएगा, और जब बच्चा 18 साल का होगा तो वो बैक वेजेस उसको दिए जाएंगे। तो जो टास्क फोर्स बनती है डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ ही एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड भी होता है हर जिले में, और उसमें जो फाइन कलेक्ट होता है एम्प्लॉयर पे जो लगता है, वो भी उस बच्चे के लिए यूज होता है। जो उस फंड से जो इंटरेस्ट आता है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो रिहैबिलिटेशन की नजर से अगर आप देखें कि जो बच्चे का पुनर्वास हो तो उसको ये एक लमसम मिलेगा जब वो बाहर जाएगा, तो उसको कितना सहारा होगा उससे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो हमने कहा कि आउटसेट पे रिहैबिलिटेशन का जो है काम शुरू हो जाता है जैसे ही बच्चा आता है, बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल वही है। इसीलिए जो है आईसीपी पे इतना ध्यान, आपका एक सेशन इससे पहले आईसीपी पे था, तो आईसीपी नींव है। जो बच्चे का केस शुरू हुआ आपके पास, जब बच्चा आपके पास सीसीआई में आया, तो द इंडिविजुअल केयर प्लान बिकम्स द फाउंडेशन फ्रॉम विच यू स्टार्ट बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप टिल सच टाइम कि जो बच्चा जो है वो 18 साल का होगा, उस समय तक उसके कितने सारे जो है ये गेन्स हो जाएंगे ऑफ एजुकेशन, ऑफ वोकेशनल स्किल्स, ऑफ लाइफ स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आईसीपी के बारे में मेरे से पहले जो रिसोर्स पर्सन थे वो एक्सपर्ट हैं उसमें, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उन्होंने जरूर सब कुछ आपको बताया होगा। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आईसीपी जो है उसका वो एक डायनामिक टूल है, एक गतिशील जो है उपक्रम है। ऐसा नहीं होता कि वो बदलता नहीं है बच्चे के साथ, पर कई दफा सीसीआईज में देखेंगे आप कि आईसीपी एक से होते हैं सभी बच्चों के, बहुत से सिमिलर होते हैं, और आईसीपी को अच्छे से बनाना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके बारे में सवाल पूछना, ये सीडब्ल्यूसी जरूर कर सकती है भली भांति। क्योंकि हर बार जब आप आईसीपी को मॉनिटर करते हैं, पूछते हैं व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, हाउ आर यू मेजरिंग द प्रोग्रेस, व्हाट आर योर इंडिकेटर्स, what are the ways in which you can make your ICP, modify it, because the ICP can be modified at any time by the child welfare officer. तो क्वार्टरली प्रोग्रेस जरूर सीडब्ल्यूसी में जो है उसकी देखी जानी चाहिए, और हर साल में आईसीपी नए सिरे से बनता है, वो एनुअल होता है, लेकिन एवरी क्वार्टर there has to be measurable growth and progress visible to the CWC, otherwise उसमें करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा। कई दफा बच्चों में कई चैलेंजेस होते हैं बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम एडवर्स कंडीशंस। जैसे वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो पढ़ते नहीं थे, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कूल थे जब आए थे, तो पढ़ाई के लिए उनको तैयार करना, making them learn how to learn is also a big job. So ये सारी चीजें आईसीपी में इनकॉर्पोरेट होती रहनी चाहिए, और वो जो है बदलता रहना चाहिए बच्चे के नीड्स के साथ। ऑब्वियसली आईसीपी का जो आधार है वो नीड्स असेसमेंट है। वही नीड्स असेसमेंट जब शुरू होगा सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो वहां से शुरू होगा। आईसीपी जैसे एक फाउंडेशन है रिहैबिलिटेशन का, वैसे ही राइट टू पार्टिसिपेशन को कारगर करना ये भी एक फाउंडेशन है रिहैबिलिटेशन का। क्योंकि जब सक्रिय भागीदारी बच्चे की आप सुनिश्चित करते हैं टीसीआई में, तो बच्चा सीखता है, उसमें समझ आती है कि ये मेरे अधिकार हैं, लेकिन अगर मेरे अधिकार हैं तो दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना भी मेरा दायित्व है। और
जो मेरे लिए मेरे हित की जो बात करते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं परिश्रम करूं, मैं मेहनत करूं, मैं डिसिप्लिन का पालन करूं। इस तरह के कई इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स जो है वो बच्चा भागीदारी से ही सीखता है। अगर हम बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो उनका मानसिक विकास और उनका आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो रिहैबिलिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने वोकेशनल ट्रेनिंग करा दी और खड़ा कर दिया बच्चा कि जी हमने कर दी ट्रेनिंग। क्या वो बच्चा जिसके अंदर ये सारे स्किल्स नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, क्या वो काम कर पाएगा? वो गुस्से पे काबू करना नहीं चाहता, उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि ये मेरे ट्रिगर्स हैं। इस तरह की चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं, जो कि कई रूप में राइट टू पार्टिसिपेशन को संभव करने में आ जाती हैं बच्चों को। चिल्ड्रन कमेटी में जो है बच्चे जो है चुनाव करते हैं, अपने उनको साथियों को चुनते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, डॉर्मेट्रीज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ काम करते हैं। तो ये सारा कुछ उनके लिए एक सीखने का जरिया है जिससे कि उनके चरित्र का निर्माण होता है। ये आपके सामने जो स्लाइड है ये सपोर्ट पर्सन की है, जो सीडब्ल्यूसी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का केस आता है और अगर बच्चे के फैमिली में या किसी रिलेटिव ने या घर में बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो पुलिस को जो है वो तुरंत जो है सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म करना होता है और सीडब्ल्यूसी फिर उस केस की जांच करके बच्चे से बात कर जो है एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त करती है। सो रिहैबिलिटेशन जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम्स का होता है उसमें सपोर्ट पर्सन की बहुत अहम भूमिका होती है और सीडब्ल्यूसी उनको मंथली बुला सकते हैं, बाय मंथली बुला सकते हैं और जो जिस प्रकार से केस आगे बढ़ रहा है उसकी सूचना सीडब्ल्यूसी को मिलती रहेगी। बच्चे का क्या हाल है, बच्चे की क्या प्रतिक्रिया है, उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या जुडिशियल प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके लिए मुश्किल हैं, तो ये सारा कुछ जो है सपोर्ट पर्सन उनकी मदद कर सकता है। और ये रिहैबिलिटेशन जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं उनके लिए बहुत एक सहारा होता है। जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है तो सिर्फ बच्चे पर ही नहीं आघात होता, पूरी फैमिली जो है वो एक द होल फैमिली कम्स अंडर सीज बिकॉज इतना सोशल स्टिग्मा होता है। तो सपोर्ट पर्सन जो है वो माता पिता को भी राय देता है, उनको भी समझाता है कि ये प्रोसेस है, अब ऐसा करना होगा, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज जो एक प्रक्रिया है कोर्ट जाने की, बयान देने की, पुलिस से वहां मिलने की और बाहर वेट करने की, कई सारी चीजें हैं, उनको जो है सपोर्ट पर्सन समझाता है जिससे कि उनको बहुत सहारा मिलता है। सपोर्ट पर्सन देने की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो एक कार्य है वो आप जबरदस्ती नहीं दे सकते, बच्चे और को मानना होगा। अगर बच्चा कहता कि मुझे नहीं चाहिए और बच्चे की एज और मैच्योरिटी को देखकर ये है, अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता उसकी हामी भरेंगे और अगर वो कहते नहीं चाहिए तो नहीं दे सकते। अगर वो कहते हमारी मर्जी का सपोर्ट पर्सन हमें चाहिए कि हमारी माँ बन सकती है सपोर्ट पर्सन या हमारी बहन बन सकती है, तो वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अलाउ करती है। और ऐसी स्थिति में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उनको एक जो है डीसीपीयू से कहकर थोड़ी सी ट्रेनिंग करा देनी चाहिए ताकि उनको ये पता हो कि हमें ये काम करना है, जिसके साथ भी बच्चा कंफर्टेबल। तो ये भी एक रिहैबिलिटेशन का पॉइंट है। अब हम जो है चैलेंजेस में जो है कुछ रह गया था मेरा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। स्पॉन्सरशिप जो है वो भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीका है जो कि बच्चों को हम परिवार में रहकर भी दे सकते हैं। तो ये जो है
परिवार बना रहे बच्चे का, फैमिली के साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, ये सबसे अच्छा है। तो अगर हम स्पॉन्सरशिप को यूज करते हैं तो इट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू इंस्टीट्यूशनल केयर। और जो बच्चे परिवार से जुड़े रहते हैं उनका रिहेबिलिटेशन जो है, उनका जो पुनर्वास है, मतलब जो एक कहना चाहिए सेल्फ रिलायंस है, क्योंकि जब बच्चे परिवार में रहते हैं तो जिन रिस्क फैक्टर्स को देखकर वो जुवेनाइल सिस्टम में आए, उन रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करना भी जो है हमारी जिम्मेदारी। कई दफा ये होता है कि बच्चा रिस्टोर हो गया तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि फॉलो अप्स बहुत वीक होते हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो है अपने ऑर्डर्स में, जब आप फाइनल ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो केस को पूरा मुआयना करके फॉलो अप के बहुत ध्यान से ऑर्डर देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा वेल सेटल्ड हो जाएगा परिवार में तो 6 महीने का दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो 1 साल का दे सकते हैं। और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जब आपको रिपोर्ट लेकर आए तो ये ध्यान में रखें कि फोन पे ना किया गया हो फॉलो अप। कई दफा एस्कॉर्ट होके बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो इन दैट केस जो फॉलो अप है वो वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जहां का बच्चा जहां भी गया जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे कागज वहां भेजने पड़ेंगे। ये भी एक शॉर्टकमिंग है और एक कमी है कि कई दफा केस पेंडेंसी ही इसलिए होती है कि इतने टीडियस प्रोसीजर्स हैं, एस्कॉर्ट करने में बच्चों को काफी टाइम लग जाता है। और अगर दूसरे कंट्री के मामले हो, जैसे नेपाल के बच्चे चाइल्ड लेबर में या सेक्स वर्क में छोटे लड़कियां पकड़े जाती हैं, तो उसमें आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को लिखना है और वो फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से वो करेंगे संपर्क, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाता है। तो ये भी जो है एक रिहैबिलिटेशन में एक जो है बाधा है और एक चैलेंज है, एक हर्डल है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काम में। Problems in related to institutional care. The problems that we face in institutional care, again, they are the roadblocks to the ultimate rehabilitation of the child. स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर जो है उनमें कमी होती है। हमने सर्वे का जिक्र किया था जो CCIS का हुआ रिसेंटली देश में, तो सभी जगह इनमें कमी पाई गई। स्टाफिंग में दिक्कत होती है। जो एजुकेशनल प्रोविजंस हैं, जो रूल 36, 37, 38 है मेंटल हेल्थ के, रिक्रिएशन के, एजुकेशन के, वो वोकेशनल प्रोविजन के, वो बिल्कुल भी जो क्वालिटी चाहिए वो वहाँ पे CCI में अवेलेबल नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल चले जाते हैं। स्कूलों में भी जैसे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, वो कितना कारगर होगा मुझे पता नहीं। कई दफा जैसे व्हेन आई वाज द चेयरपर्सन इन द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफ चंडीगढ़, मुझे जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे उनमें रुचि थी कि वो क्यों आउट ऑफ स्कूल होते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आई वेंट टू द JJ बोर्ड और वहाँ जितने CCL बच्चे थे उनकी मदद से हमने जो काउंसलर थे उन बच्चों से बात की, तो पता लगा कि उसमें से 80% बच्चे जो थे वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। जब वो बच्चे वहां से चले गए, बरी हो गए, घर चले गए, तो उनके स्कूल में एडमिशन नहीं होते थे। तो जब आप ऑर्डर करते हैं जो उसका डिस्पोजिशनल ऑर्डर है, तो उसमें अगर हम अपने ऑर्डर में अगर स्कूल्स को भी हिदायत दे दें कि कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए बच्चे के एडमिशन में, क्योंकि वो भी तो बच्चे को लांछित करना है, वो भी तो स्टिग्मेटाइज करना है। So that goes against the principle of non-stigmatizing semantics in a way, because the principle से कि जी बाकी पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है कि बच्चा जिसने क्राइम किया है वो हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ेगा। तो ये अक्सर उनके एडमिशन में प्रॉब्लम आती है और फिर बच्चे जो हैं ये छोटे छोटे जो सेटबैक्स होते हैं उससे वो रिलैप्स कर जाते हैं अपनी पुरानी लाइफ। तो जो एक नया जिसको कहना चाहिए एक अंकुर निकला था जिसमें कि वो सोचते हैं कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो रिहैबिलिटेशन में जो मेरे अनुभव में मैंने देखा है, बच्चों को पढ़ाने में भी करीब
वत्सल छाया का जिक्र किया था डॉक्टर गुप्ता ने, तो हमने करीब 3000 बच्चों को, स्लम चिल्ड्रन को पढ़ाई में एक्सेस और रिटेंशन और कंप्लीशन हम कर पाए थे। उसमें सबसे बड़ा ये था कि बच्चों में विश्वास नहीं होता कि ये लाइफ जो हम उन्हें बता रहे हैं ये उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने देखा ही वही सब है। तो जो थोड़ा सा कदम वो बढ़ाते हैं तो वो सेटबैक्स नहीं रोकने चाहिए, होने चाहिए। इसीलिए ये पीपीटी में बंद करती हूँ अब। इसको हम मैक्सिमाइज कर दें। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन जो है उसमें जो संभव, अगर हम अपने फाइनल ऑर्डर्स में बच्चे के लिए कुछ लिख सकते हैं, जैसे एक सेशन में उन्होंने कहा था कि उसका नाम नहीं आना चाहिए बच्चे का, इस तरह की चीजों का अगर हम ध्यान करें तो उससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो जो आफ्टर केयर प्रोग्राम है, अगर वो एक वेल डिजाइंड आफ्टर केयर प्रोग्राम है तो वो बहुत फायदेमंद है, बिकॉज इट इंश्योर्स द सस्टेन्ड डिलीवरी of key services, key rehabilitative services which are required by these young adults जो अभी बाहर निकल रहे हैं केयर सिस्टम से, और उनकी हैंड होल्डिंग होती है जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। 3 साल का समय जो है वो आफ्टर केयर में जेजे एक्ट में दिया गया है, और आफ्टर केयर जो है वो आईसीपीएस में भी गाइडलाइंस में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज में है, और हमारे जूनियर जस्टिस एक्ट में रूल 25 में सारा सेक्शन 46 में बताया गया है आफ्टर केयर क्या होता है, और रूल 25 में सारे उसके डिटेल्स हैं कि किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन होगा। आईसीपीएस गाइडलाइंस में ये भी हमने कुछ दिन बाद हम सीख पाए थे कि जब बच्चा 17 साल का होता है तभी से उसके आफ्टर केयर की तैयारी हमें करनी होती है, और ये जेजे एक्ट में नहीं लिखा है ना रूल्स में है, पर ये आईसीपीएस की गाइडलाइंस हैं फॉर आफ्टर केयर, आपको नेट पे मिल जाएंगी। उसमें जो है स्पेसिफिकली लिखा है कि जब 17 इयर्स का बच्चा हो जाता है तो जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है और सीसीआई है वो ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार करेंगे, और फिर वो उन बच्चों के जो है कई तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, उनके पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे, एंड दे विल असेस whether the child is ready for a life outside or not. The child's consent will also be taken. Consent reminds me of a point that I forgot, कि जब हम लीगली फ्री करते हैं बच्चे को अडॉप्शन के लिए, तो अगर बच्चे जो हैं 10 साल से ऊपर हैं तो जो आपका लीगली फ्री का ऑर्डर है उसमें जितने कागज आप लगाते हैं उसमें बच्चे का कंसेंट जरूर होना चाहिए। That is something many times many CWCs forget, कि वो बच्चे से पूछते ही नहीं, लेकिन बच्चे की रजामंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफा बच्चे अडॉप्शन में जाकर खुश नहीं होते और वापस आ जाते हैं सीसीआई। ऐसा केस हमने देखा था, और फिर वो हमेशा के लिए जो है उदासीन हो जाते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं बनेगा, हम तो यहीं रहेंगे हमेशा, जिससे कि उनके मन पर बहुत ही जो है एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि आफ्टर केयर प्रोग्राम जो है हैंड होल्डिंग की क्यों जरूरत होती है, कि जैसे जो केयर लीवर्स कहते हैं आफ्टर केयर के बच्चों को, और ये बच्चे जो बाहर निकलते हैं संस्थागत एक लाइफ से, वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, कोई पीयर ग्रुप नहीं होता बाहर, तो उनके सोशल एडजस्टमेंट में उनके वो एंजाइटी प्रोन हो जाते हैं, जल्दी ट्रिगर हो जाता है स्ट्रेस, और कभी कहाँ रहना है, क्या करना है, कहाँ खाना है, ये सारे सवाल जो हैं उनको परेशान करते हैं, और जो ट्रांजिशन है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ केयर सेटिंग विच वॉज वेरी प्रोटेक्टेड एंड क्वाइट कंफर्टेबल, बिकॉज एवरीथिंग वॉज अवेलेबल फॉर देम। फिर वो केयर लीवर हो जाते हैं तो चैलेंजेस अराइज होते हैं।
साथ ही क्या है, देखिए अडोलेसेंस क्या है। अडोलेसेंस जो है सभी जानते हैं, इट्स अ मेडिकल फैक्ट कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, हमारे चयन करने की जो समझ है, जो हमारे चॉइस मेकिंग है, वो हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो अडोलेसेंस में तैयार होता है। So it is a time of great turmoil for young people. Rapid growth है, hormonal change है, bodily appearance change है, brain structure में change है. So emotional turmoil होता है, peer influence ज़्यादा होती है, risk taking behavior होता है, irrational impulsive decisions होते हैं. So it is also a time when young people can make mistakes. And if those are not dealt with constructively and sensitively, it could result in a lot of ruin, and that could put them back again from where they started. So they need to be surrounded by a protective system, positive role models, and be engaged in positive activities which channelize their energies to good use. So रिहैबिलिटेशन के बारे में जो है एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये सर्वे अभी हुआ था जिसमें 7,000 के 9,000 के करीब CCI का मुआयना हुआ था, 3 लाख से ऊपर चिल्ड्रन थे CNCP, लेकिन सारे सर्वे में कहीं भी एक भी स्टैटिस्टिक नहीं है अबाउट रिहैबिलिटेशन कि कितने बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए. इट इज जस्ट एब्सेंट. और हमारी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसमें एक लाइन है कि जो यूथ इंस्टीट्यूशनल केयर में है, ऑर्फनेजेस में है, करेक्शनल होम्स में है, उनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, बट उसके बाद कुछ भी नहीं. तो हमारे जो देश में जो अडोलेसेंस है वो एक बहुत अनमेट नीड एरिया है. सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि हेल्थ बेस्ड है, वो भी जरूरी है, लेकिन बच्चों को स्पेशली जो पॉपुलेशन एट रिस्क है, जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, उनको बहुत मार्गदर्शन की जरूरत है, बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है. क्योंकि बच्चे वल्नरेबल तो है लेकिन दे हैव इमेंस पोटेंशियल, एंड अगर उन्हें वो सपोर्ट मिले तो वो जो है बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकते हैं, और दे कैन लिव विद डिग्निटी एंड ऑल्सो गिव बैक टू सोसाइटी में भी. सो रिहैबिलिटेशन में हमारे जो चैलेंजेस आते हैं उनकी हमने बात की. यहाँ पे कौन से बच्चे हैं जो रिहैबिलिटेशन में मुश्किल आती है जिनको? One category which confounds all child welfare committees is the adolescent romantic runaway cases. इसमें बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें भारी नुकसान हो जाता है लड़कों का, क्योंकि वो जेल चले जाते हैं अगर वो 18 से ऊपर होते हैं. अगर वो 18 से नीचे होते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन होम पहुंच जाते हैं, और लड़की जो है वो चिल्ड्रंस होम में आ जाती है. कई दफा लड़की को खतरा होता है अपने परिवार से. कई दफा जो लड़की के परिवार वाले हैं वो सोशल स्टिग्मा बचाने के लिए उनको ये होता है कि अपनी चाहे लड़की का कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, बट कंसेंट का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, पर सोशल वैलिडिटी भी नहीं है, वो उस बात को बाहर नहीं आने देते और कहते हैं कि लड़के पर केस करिए. लड़के के पर केस करने से उनकी लड़की की इज्जत थोड़ी सी रिस्टोर हो जाती है. तो ये जो क्रिमिनलाइज करते हैं हम अडोलेसेंट रोमांटिक एक्सप्लोरेटरी रिलेशनशिप्स को, ये जो है बहुत मुश्किल होता है, और इसमें बच्चों की बहुत बहुत नुकसान हो जाता है. उनका पढ़ाई का नुकसान होता है, इमोशनल टर्मोइल होता है, और कई दफा जो है उनको घर ले जाके जबरदस्ती कहीं और शादी कर दी जाती है. तो व्हेन यू रिस्टोर चिल्ड्रन आल्सो you are not sure. I remember that we had so many cases that the girls just refused to go back. They said कि वो हमारी जबरदस्ती किसी भी बूढ़े आदमी से शादी कर देंगे, हमें नहीं जाना. तो वो बच्चे दूसरे स्टेट्स के होते हैं, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का है, वो वापस नहीं जाते बिकॉज दे से दैट आवर लाइफ विल बी ओवर, एटलीस्ट हम यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं. सो ये जो है बड़ी एक समस्या है. एंड आई एम माय अपॉलॉजीज, बट मुझे बात करते करते कुछ कुछ याद आ जाता है, तो आई एम शेयरिंग विद यू
कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे उसमें मेरे अनुभव में हमारे पास भी आते थे केसेस, और जो मैंने आज तक ट्रेनिंग्स करी हैं पिछले 1 साल में, उसमें कई दफा ये सवाल उठता है कि क्या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है मैरिटल डिस्प्यूट में कस्टडी में कोई उनका दखल है। तो आप बिल्कुल भी जो है इस बारे में कॉशियस रहें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैज no role whatsoever in custody cases, in marital disputes. Don't get into it, because I have interacted with such committees जो कि प्रॉब्लम में पड़ गए थे बिकॉज वो एक जने के साथ हो गए और उनको ये लगा कि यही अच्छे हैं, फिर वो उनकी कोर्ट में समन हो गई कि क्यों लिख के दिया आपने ऐसा। जस्ट डोंट गेट इनटू इट। I also came across a case where there was political pressure from the local somebody who कि ये केस आप लिख के दे दो कि ये उनको बच्चे को तंग कर रहे हैं एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के खिलाफ, तो हमें कस्टडी में फायदा हो। बिल्कुल भी आप ऐसे उसमें मत पड़िएगा। यू हैव नो रोल इन कस्टडी केसेस, और अगर आपको बहुत परेशान कोई करता है तो प्लीज टेक रिटन एडवाइस फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड गिव इट इन राइटिंग। डोंट गेट इनटू इट। सो रिहैबिलिटेशन की हम बात कर रहे हैं। जो केसेस होते हैं चाइल्ड मैरिज के, ट्रैफिक चिल्ड्रन के, सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन के भी, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सॉल्यूशंस चाहिए। They involve medical, social services, mental health, legal and police services, educational, vocational skills. Their needs are so complex and intertwined and overlapping, and they must be sustained over a long period of time to be effective. So that is a challenge. Rehabilitation is a challenge, but if you keep trying and if you जो एक निरंतरता बनाए रहेंगे आप, तो उसमें बच्चों का फायदा होगा, because all that plays an important role in facilitating the recovery of victims. Another important aspect of rehabilitation is a victim centered approach. ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम में, और विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच एक बहुत ही अभी उभरता सा एक एरिया है जो हमारे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन में अब जो है ये सेंसिटिविटी बढ़ रही है कि बच्चों का जो है वो री-ट्रॉमेटाइजेशन, री-विक्टिमाइजेशन हर स्टेज पे होता है, क्योंकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज में है वो सब लोगों का एक तरह का सेंसिटाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ट्रेनिंग्स पूरी नहीं होती, कई दफा जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं तो नए लोग आ जाते हैं, कई कारण होते हैं। मेरे अनुभव में मेरे पास जो हमारे पास पॉक्सो केसेस थे, बहुत बार बच्चे आते थे और रोते थे कि हमको नाम से नहीं बुलाते। हाउस मदर जो है वो हमको नाम से नहीं बुलाती, केस वाली लड़कियां बोलती हैं। तो ये बच्चों को लांछित करना है, ये बच्चों को नामित करना है, ये जो है वो नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स का जो प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन है। क्योंकि जब आप बच्चे को शेम कर रहे हो, यू आर रॉबिंग द सर्वाइवर ऑफ रिस्पेक्ट, और उसका उनके मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रिहैबिलिटेशन का एक और जो बाधा है, एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो सीसीआई में जो केयर गिवर्स और बच्चों की रिलेशनशिप होती है। कई दफा वो एक आक्रामकता उसमें होती है, अग्रेशन होता है, और एक बैर भाव चलता रहता है। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग द्वारा कैसे उनको सेंसिटाइज करा जा सकता है, बच्चों को भी काउंसलिंग द्वारा, which leads us to the next important impediment in rehabilitation, which is psychosocial support. काउंसलिंग जो है, जो भी बच्चे सीसीआई में होते हैं वो एडवर्स कंडीशन से आते हैं, तो एडवर्स कंडीशन से जब हम आते हैं तो वो बच्चे जो है कितना कुछ सह कर आ रहे होते हैं। उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे ड्रंकनेस, घर में अल्कोहलिज्म है, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं, क्रिमिनल फैमिली में है, हैबिटेशन में है, मैल न्यूट्रिशन है, एजुकेशन की तरफ माता पिता इलिटरेट हैं तो बच्चे भी इलिटरेट हैं, फोर्स्ड लेबर भी हो सकता है, अब्यूज भी, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है,
कई तरह का, इट्स अ बिग स्टैक ऑफ एडवर्सिटीज दैट चिल्ड्रन कम विद. सो काउंसलिंग them and addressing those the damage that has been caused to their psyche, to their emotional self, वो एक बहुत बड़ी कमी है हमारे सिस्टम में, क्योंकि काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती. जो भी काउंसलर्स होते हैं, दे आर मोस्टली यंग, उनकी पहली या दूसरी जॉब्स होती हैं, वो इस तरह के केसेस को संभाल नहीं पाते हैं और रूडिमेंट्री काउंसलिंग हो जाती है. सो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कि जब रिहैबिलिटेशन की स्टेज पे बच्चे आए तो उनको जो है एक्सपर्ट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो वो मिले, थेरेपीज अलग अलग तरह की होती हैं वो मिले. बाहर देशों में थेरेप्यूटिक स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे जो बच्चे ऑफेंडिंग हो, CCL बच्चे भी हों या CNCP हों, वहाँ पे रहकर उनके ये सारे जो साइकोलॉजिकल जो नॉट्स हैं उनको खोला जाता है और बच्चे जो हैं वो फिर एक सौम्य और निर्मल रूप में एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके वहां से निकलते हैं. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन. सो ट्रॉमा रिलेटेड प्रोग्राम्स भी इससे कंसर्न्ड है कि जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एक केयर होती है वो CCI में हमें चाहिए, लेकिन वो भी हमारे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है. उसका क्या मतलब होता है कि हर प्रकार का स्टाफ जो भी चाइल्ड सर्विंग है, चाहे वो हाउस मदर है, चाहे वो बस का ड्राइवर है, चाहे वो PN है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, टीचर है, हर वो स्टाफ जो चाइल्ड सर्विंग है उसको ट्रॉमा ट्रेनिंग दी जाए और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हो और वो एक कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस द बोर्ड बने. तब जो है जो विक्टिम है बच्चे, उनको एक हेल्थी एटमॉस्फेयर मिलेगा और उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. रिहैबिलिटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम नॉलेज गैप है. there is a lack of evaluative studies, लेकिन काफी जगह अब काम हो रहा है और इसमें कई NGOs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे हमने बातें की, बहुत सारी बाधाएं हैं, पर तो करे कैसे रिहैबिलिटेशन. सरकार के पास रिसोर्स की कमी है, बिकॉज जो मैंने आपको बताया था, जो नालसा की स्टडी थी, NCPCR की स्टडी थी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की, उसमें एक कमेंट था कि उन्होंने एक्ट में इतना कुछ तो बना दिया, लेकिन बजटरी प्रोविजन कहाँ से आएगा, कौन देगा, उसका कोई है नहीं. और कितना बजट चाइल्ड प्रोटेक्शन को मिला था आपको हमने बताया था, 0.03%. तो NGOs इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और CWCs को चाहिए कि वो कोलैबोरेट करें with social and civil society organizations, because some very good work is happening. इसमें जो हमने डाइवर्जन की प्रिंसिपल की बात की थी परसों के सेशन में, कल के सेशन में, वो उसके कई बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. दिल्ली में एक बड़ा फेमस प्रोग्राम था जिसमें जो CCL बच्चे थे उनको ट्रैफिक पुलिसमैन के साथ अटैच किया और करीब 500 चिल्ड्रन बेनिफिटेड ग्रेटली. उनको ट्रैफिक पुलिसमैन के साथ वो उनके साथ को ड्यूटी देते थे, उनका काम देखते थे, उनको असिस्ट करते थे और उनके साथ रहते थे, धूप में हो, गर्मी में, सर्दी में, वहीं खड़े रहते थे. एंड दे ऑल बेनिफिटेड अ लॉट. उदयन केयर, प्रयास, सेव द चिल्ड्रन, ऐसे जो है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और you can find make alliances with such organizations, जिसमें कि आपके जो CCI में बच्चे हैं उनको स्पॉन्सरशिप द्वारा या डायरेक्ट प्रोग्राम्स वो वहाँ पे आके करें, वोकेशनल के हों या लाइफ स्किल्स के हों. उससे आपको रिहैबिलिटेशन के लिए रास्ते बहुत खुलेंगे. आफ्टर केयर प्रोग्राम्स जो है कई जगह स्टेट्स में जो है स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एक्शन और वो कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि केयर लीवर्स को वो एकदम से रेडिकल चेंज नहीं करते, ट्रांजिशन में मदद करते हैं.
राजस्थान जैसे स्टेट्स ने क्या किया है, दे हैव टेकन द इनिशिएटिव टू प्रिपेयर स्टेट वाइड गाइडलाइंस एंड हैव अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट existing government schemes of affordable housing, skill building, fellowships for higher education and employment into the state sanctioned aftercare services, which is an excellent idea. राजस्थान में भी और तेलंगाना में भी ऑर्फन्स को डिक्लेयर कर दिया गया है एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड उनको ओबीसीज के कोटा दे दिया गया है। महाराष्ट्र इससे भी आगे चले गए हैं कि उन्होंने 1% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया है इन एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर ऑर्फन्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सीसीआई। सो ऐसे कई रिहेबिलिटेशन के जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं और उम्मीद है कि जो है प्रयास जारी रहेंगे और बच्चों को जो है हम एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। मेरा प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।